बहुत स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सरकार अब आगे क्या करेगी शिक्षा नीति को सुधारने के लिए, या सीधे यूं शिक्षा नीति तो एक पहलू है, युवाओं को जेनजी कह लें, उनको रीच आउट करने के लिए सरकार और क्या क्या कर सकती है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद। अब सवाल है कि ऑपोजिशन क्या करेगा। अब सर ऑपोजिशन की मांग थी कि हम बात करेंगे लेकिन पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, वो इस्तीफा हो चुका है। अब कल जब संसद बैठेगी तो इस मॉनसून सत्र में कुछ काम होने की गुंजाइश है, या अभी भी संसद की कार्रवाई टलती ही रहेगी, हंगामा ही चलता रहेगा, सरकार अपनी बातों पर अड़ी रहे, नियम कानून बताती रहे और अपोजिशन अब किसी इस्तीफे के बाद किसी नई बात को, शर्त को जो है वो आगे रख दे। तो ये आप बयान सुन लीजिए पहले। कल जो बयान हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो यही फेस थे इसका। राहुल गांधी ने तो आज अभी भी मुद्दा छोड़ा नहीं है। उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि ये पैलेट गन का इस्तेमाल जो हुआ है, वो एक लड़के को उन्होंने मीडिया के सामने वो लाई भी थे, कि दिखाई भी थी, उनकी चोटें भी दिखाई थी कि ये हुआ है, तो ये किसके आदेश पर हुआ, कैसे अनुमति दी गई, तो वो मुद्दा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। इससे ये ऐसा लग रहा है कि कल शायद ये बात अभी खत्म, पॉलिटिकल तौर पर अभी खत्म ना मानी जाए। कल के कुछ बयान, छोटे छोटे बयान तीनों के मैं आपको दिखाता हूँ। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था। दीमक का काम आरएसएस ने किया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। अमृत काल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब एक सवाल ये भी है कि सरकार ने तो एक तरीके से सारा का सारा क्रेडिट वो आंदोलन को दे दिया, क्योंकि वो बात आंदोलनकारियों से ही कर रहे थे। पॉलिटिकली तो वो डायलॉग ऐसा चल नहीं रहा था। तो इनको क्या अब इसमें कोई शेयर की लड़ाई भी होने वाली है? और दूसरा ये, कोई भी अगर पॉलिटिकल फ्रंट खड़ा होता है सरकार के खिलाफ, अपोजिशन दिखाती यही है कि हम भी इनके साथ हैं, हमारा मुद्दा भी है। लेकिन राहुल गांधी तो जंतर मंतर नहीं गए थे, तो सब नहीं देखा ना कि वो एक दिन भी जंतर मंतर नहीं गए। उन्होंने कहा हमारा साथ है, लेकिन हम नहीं गए वो। अब सवाल यह है कि जब भी आगे पॉलिटिकल लड़ाई होगी तो एक हिस्सा तो ये भी लेंगे ना अपना, ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है। अभी आगे जाकर क्या शक्ल लेगा वो देखेंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन स्पेस ये भी डिमांड करेंगे और कमांड भी करेंगे। तो क्या उसका नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं होगा? बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, बहुत सशंकित तरीके से इस आंदोलन को देखती है। उनको लगता है कि इसमें जो फोर्सेस लगी हुई हैं वो हमें नुकसान ही करेंगी। और आपने वो देखा भी था, इधर से आम आदमी पार्टी, उधर से कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच इस आंदोलन को लेकर के क्या क्या बयानबाजियां चल रही थी। तो अब मुझे बताएं साहब कि सर ये अपोजिशन के लिए क्या मैसेज है? सरकार ने जिस तरीके से इनकी मांगे मान ली और अब ये आंदोलन आगे थोड़ा और पॉलिटिकली एक्टिव होगा। अभी तो एक्टिविस्ट की तरह ये काम कर रहे थे, अब आगे ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे। बस अब असली जगह आप आ गए। अब अभी से चलने लगा है कि फलाना जी इस पार्टी से, इस राज्य से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, धमाका जी इस पार्टी से, इस राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी जो इस पार्टी के पार्टी बन जाने की संभावना है वो लगभग शून्य है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लीडरशिप के तौर पर निकल कर आए। और एक बात समझिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ये जो नई जनरेशन है, इस जनरेशन के सिर्फ कुछ लोगों को, क्योंकि बड़ा वर्ग है जो इनके साथ नहीं है, बड़ा वर्ग है जो इनके साथ है, दोनों कह सकते हैं एक ठीक ठाक संख्या, वो कहीं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन सकता। ये थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि ये अच्छा है, आंदोलन कर सकता है, मीम क्रिएट कर सकता है, मतलब कमाल के क्रिएटिव लोग हैं,
वो हमसे ज्यादा जानते समझते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने उस वर्क को पकड़ते हुए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की थी, तो पार्टी नहीं बन सकते। तो क्या अब इसके बाद छिटकेंगे, किसी किसी पार्टी में जाएंगे? नंबर एक, जो बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। दूसरा, क्या इनके अंदर ये क्षमता है कि ये ऐसे ही इशू उठाएं और इशू उठाकर समय समय पर जंतर मंतर पहुंच जाएं? इसकी संभावना भारतीय लोकतंत्र की नब्ज के लिहाज से, अगर जो इतिहास है, प्रेसिडेंस है, उसकी भी संभावना शून्य है। तो अब आगे क्या होगा? आगे यह है कि इनकी खुद की साख, और देखिए, मैं कोई राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जो कर रहे थे उससे बहुत प्रसन्न नहीं हुआ, बीच में आंदोलन अपने अपने हिसाब से, लेकिन आशंका तो राहुल गांधी की सही है ना भाई। हमने तो कोई आंदोलन नहीं देखा कि वार्ताकार गए हों, बिना नेता से बात किए वहीं मान जाए। इसको गंभीरता से सोचिए आप लोग जरा। वार्ताकार गए हों सरकार से वार्ता करने, एक बार भी लौट के जंतर मंतर नहीं आए कि हम चलें दीपके से बात कर लें, टीम से बात कर लें। इसका मतलब सब कुछ पहले से तय था ना। इसका मतलब यह है कि चाहे उसके पहले की बातचीत में या जो भी बातचीत रही, उसमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। अब सरकार ने मैनेज कर लिया या ये ऑलरेडी मैनेज थे? मैं कल पढ़ रहा था अन्ना आंदोलन के बारे में, 2011 अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था, और आप जानते हैं जो डिमांड थी, वो लोकपाल बिल आया जाए, लोकपाल बनाया जाए, एंटी करप्शन एक वॉचडॉग, वो मांग कब मानी गई थी? चाहे दिसंबर 2013 में, 2.5 साल के बाद। अरे खूब थकाया था कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, अन्ना को। मांगे मानी कहां थी? अनशन तोड़ना पड़ा था मजबूरन। मैं आपको याद दिलाऊं, उस वक्त ये लोग प्रतिनिधि मंडल लेकर सांसद के घर जाते थे। उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे जो नॉर्थ ब्लॉक में, चूंकि उस वक्त रिपोर्टर के तौर पर मैंने उसको कवर किया है, तो वो प्रणब मुखर्जी बुलाते थे और मतलब इसको कोई कह सकता है कि नहीं, लेकिन हम तो चूंकि वहां थे, ऐसे डांट खाए निकलते थे कि मैंने हाथ कांपते इन लोगों का देखा है। ये केजरीवाल, किरण बेदी, ये पूरा प्रतिनिधि मंडल जाता था, अंदर से क्या मतलब बहुत तीखा तीखा होता था। ये तो बड़ा शांति और नड्डा जी बेचारे तो इतने विनम्र व्यक्ति, वो लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं तुम ही जो कहो, अच्छा तुम तय कर लो। तो ये विपक्ष का स्पेस खा गए और विपक्ष भी नहीं बन पाए। इसको विपक्ष का स्पेस खा गए, आपको लगता है? विपक्ष का स्पेस खा गए और पार्टी भी नहीं बन पाए। बताइए समीर जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे लगता है कि विपक्ष ने जो सोचा था कि इस आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीति को चमका लेंगे, इसको एक बड़ा मुद्दा बना लेंगे, और फिर अभी जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के अंदर, उसको उनका राजनीतिक लाभ मिलेगा। पार्लियामेंट के अंदर वो सरकार को घेरेंगे बुरी तरीके से, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे और सरकार झुकेगी। मुझे लग रहा है कि इसका श्रेय विपक्ष को नहीं मिला। ये निश्चित रूप से कॉकरोच जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी उसको क्रेडिट मिला है कि उन्होंने सरकार से को झुकने के लिए मजबूर किया और सरकार ने उनकी सारी मांगें मान ली। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अब जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी वहां से अपना वाइंड अप कर लिया उन्होंने, तो क्या पार्लियामेंट में विपक्ष अब सत्र में चर्चा में हिस्सा लेगा, या विपक्ष कोई नया मुद्दा लेकर, इसी मुद्दे को लेकर या किसी नए मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? और अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव नए लीडरशिप के रूप में बताने की कोशिश करेंगे कि भाई सड़क का संग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन पार्लियामेंट का बाकी है और हम इसको आगे लीड करने वाले हैं। तो क्या वो किसी नए मुद्दे पर कोई नई रणनीति बनाकर सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? मुझे लग रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता जंतर मंतर के प्रदर्शन की थी। सरकार इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी कि सदन नहीं चल रहा। सरकार को पता था कि एक बार जंतर मंतर का मामला निपट जाए, विपक्ष से तो हम निपट लेंगे, पहले निपटते भी रहे, सत्र में हम विपक्ष से निपट लेंगे। ये जनता का और छात्रों का सरकार वैसे ही निपटेगी जैसे पहले निपटती थी, या इस बार जैसे छात्रों की मान ली इनकी भी कुछ मान लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। सिर्फ छात्रों के लिए कंसर्न किया है, विपक्ष की कोई बात नहीं मानी जाएगी। और विपक्ष क्या मांगती? विपक्ष भी तो यह कह रहा था कि इस्तीफा हो चुका है, अब सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है, उसमें सरकार चर्चा करवाएगी। आप चर्चा में हिस्सा लीजिए, सरकार की बात सुनिए, आप अपनी बात सरकार को बताइए, मतदान में हिस्सा लीजिए और सरकार के कड़े कानून को समर्थन दीजिए। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष फिर होल्ला करके सदन को नहीं चलने देगा, या कोई नया मुद्दा लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा? क्या चढ़ावा जो चोरी हुई उसका मामला विपक्ष लेकर आएगा, या किसी और मुद्दे पर सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा? कल क्या करती है सरकार का रुख क्या होता है? क्या सरकार उसके बाद भी सदन चलाती है या बिल आती है? और मुझे लग रहा है कि अब सरकार, मुझे लगता है कि जो संविधान संशोधन बिल है आने वाले दिनों में उससे सरकार लेकर आएगी। सरकार अब ये बताएगी कि भाई सरकार का काम करने का तरीका क्या है, और मुझे लगता है कि सेटबैक के बाद सरकार दुगनी गति से कमबैक करेगी। और उसके लिए सबसे बड़ा सरकार के पास ये होगा कि सरकार वो बिल लेकर आए जिसकी चर्चा हो रही थी। सर, जो बात हो रही थी सीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन स्पेस की बात हो रही थी, ये कोई कंपटीशन है या ये सब एक ही पेज पे है? सर, मैं तो पूरी डिबेट से ही कंफ्यूज हो गया। बोलिए।
अभी हम 10 मिनट पहले तो कह रहे थे कि ये विपक्ष इसको सपोर्ट कर रहा था और उसकी बड़ी ताकत जो थी उसने इन छात्रों को खड़ा कर दिया और अमेरिका से दिल्ली तक और कहाँ तक। और अब हम बहस कर रहे हैं कि विपक्ष की स्पेस होगी वो कि इस होगी। तो ये premise तो पर कर रहे कंट्राडिक्शन हैं, है। वो इस नहीं वो नहीं है, वो इस प्रमाइस पर कर रहे हैं कि ये सीजेपी अगर आगे पॉलिटिकल आउटफिट का शेप लेती है तो, क्योंकि वो बयान भी जो हमने आपको सौरभ दास का दिखाया, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल स्टूडेंट मूवमेंट है, ये शब्द ठीक है। इसलिए इस प्रमाइस पे बात हो रही है ये। हाँ, वो अलग इशू है ना। एक तो मैं सब बातों को बहुत लिटरल टर्म्स में लेता नहीं। जैसे कल उन्होंने बोल दिया कि अब आएगा मजा, उस पर भी बहुत बहस हो गई थी। फिर कहा गया कि अब हम आंदोलन करेंगे। ये सब तो चलता रहता है। ये इसको इतना सीरियसली हम लोग लेते हैं, इतना सीरियसली तो वो खुद भी नहीं लेते। आज की तारीख में मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मूवमेंट खड़ा हो रहा है। अच्छा, लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सारे लोग उस समय रिजेक्ट कर रहे थे, खड़े हो जाएंगे तो वो स्पेस विपक्ष के लिए है। मतलब इस पूरे आंदोलन में जितनी बड़ी हार सरकार की हुई, उतनी बड़ी हार नहीं तो उससे छोटी हार में विपक्ष की मानता हूं, क्योंकि उनकी तो स्पेस ही नहीं दी इन्होंने। जैसे अभी बात हुई कि वो वहां चले गए, ये सही बात है कि वो गए और एक बार में बात मानकर आ गए। नहीं तो ऐसा नहीं होता ना, वो कहते हैं अच्छा हम वहां जाएंगे फिर बात करेंगे। यदि राहुल गांधी तीन बैठकें हुई है, एक बैठक तीन बैठकें, वो तो अलग मुद्दा है। क्या ही बैठक है, कोई वो बैठक है 10 मिनट की बैठक को भी बैठक हुई, थोड़ी कहते दूसरी हैं। हेलो हाय बैठक भी करने हुई, जितनी भी नहीं हुई थी, चाय पीने में भी ज्यादा टाइम। लेकिन यदि वो विपक्ष उनके साथ होता तो वो राहुल जी से बात करते, अरविंद जी से बात करते, जो भी कोई अखिलेश जी से बात, किसी से बात उन्होंने नहीं की और वो जाकर वहां पर आ गए। कभी कभी तो लोगों को ये लगा कि कहीं बीजेपी की तरफ से ही तो इस तरह से नहीं किया गया कि इतनी जल्दी उन्होंने भी मान ली और वो भी जल्दी से मान लिया। सरकार तो को इतना कमजोर मत बताओ। विपक्ष की ताकत, सरकार को इतना कमजोर मत बताइए कि सरकार एक बैठक में मान गई। आंदोलन में वो उसको नहीं मिली है, मुझे नहीं लगता कि। और यदि ये पार्टी बन जाएगी तो विपक्ष का ही नुकसान होगा। जो पार्टियां आज हैं, कांग्रेस है, और शायद उनको चिंता ये रही होगी, ठीक है, राहुल जी को, कि इसीलिए आपको वो नहीं लग रहा लेकिन अभी कोई पॉलिटिकल फ्रंट बनेगा ये? फिलहाल तो नहीं लग रहा। आगे 5-7 साल में यदि 29 तक कुछ बड़ी बात हो जाए। और दूसरा ये भी नहीं लग रहा कि अभी ये संगठन कोई नया मूवमेंट लेकर आएगा, कोई नया मुद्दा लेकर नहीं अभी नहीं आएगा। अभी नहीं आएगा। ले आए तो क्या लोग आएंगे? नहीं आएंगे। मुझे लग ही नहीं रहा कि अभी लेकर आएंगे ये। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि अब आप एक बात वो भी कर लीजिए। हमारी ब्रेक में बड़ी तीखी बहस भी हो गई सबके बीच में। वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये मूलतः राइट विंग के खिलाफ एक मूवमेंट था, इसके चेहरे जो थे वो एंटी राइट विंग आइडियोलॉजी के थे। वो अलग बात है कि स्टूडेंट्स आए, उसमें फर्क करना पड़ेगा सर। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं। जो उन्होंने कहा कि लोग जो जुटे थे वो एंटी राइट विंग थे, आपने असहमति जताई इस पर। हाँ, मैं इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट ही आपकी बात हो सके दोनों। ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ ही नहीं था मूवमेंट। ये मूवमेंट था इस सरकार की एक नीति के खिलाफ। वो राहुल गांधी होते, वो मनमोहन सिंह होते, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, किसी के भी खिलाफ। ये राइट विंग आइडियोलॉजी का तो इसमें सवाल ही कहीं नहीं आया कि राइट विंग आइडियोलॉजी का इसमें शामिल। राइट विंग आइडियोलॉजी के खिलाफ तो तब होता है जब वो कहते हैं कि भाई ये जो सारा आप एनईपी में कर रहे हो, जो सारे आप वाइस चांसलर्स बना रहे हो, जो सारा आप एजेंडा चला रहे हो, इस सब की तो बात ही नहीं हुई उसमें। वो एक सरकार राइट विंग 12 साल के बाद डेमोक्रेसी लौटी है देश में। ये तो मूवमेंट क्या वो होती है जुबान सर। आप आंदोलन में रहें तो समझ में आए बात कि ये तो आंदोलनों की जुबान होती है। हमेशा फांसीवादी सरकार होती है, वो कोई भी हो, वो फांसीवादी सरकार होती है, वो देश विरोधी सरकार होती है, वो ये सारी मूवमेंट के वो हैं, क्या कहते हैं, नारे हैं, बातचीत है। इसको बहुत उस तरह से नहीं। तो ये एक इशू पर आंदोलन था और इस सरकार के उस इशू को लेकर आंदोलन था। इसको राइट विंग के आंदोलन के साथ नहीं देख सकते हम। और राइट विंग के चलिए सर 10 सेकंड और लेना, फिर ये भी समझा दीजिए, क्योंकि यही बहस है ना, मूल मुद्दे तो यही है। ये बता दीजिए कि क्या इससे ये साबित होता है कि सारा यूथ जो है, सारा जेनजी जो है, वो मोदी के खिलाफ है? नहीं, ये भी नहीं होता। बल्कि मैं कह रहा हूं ये खत्म हो गया और मोदी जी ने जिस तरह से लिया, हो सकता है बहुत सारे लोग वापस उसी खेमे में चले जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो राइट विंग के भी थे। यदि राइट विंग आप कह रहे हो, मैं सीधे कहूं भारतीय जनता पार्टी के परिवारों के बच्चे भी वहां पर गए हुए थे। ठीक है, तो वो कोई ऐसे नाराज हो गए ऐसे। और बच्चे लोगों का होता है, वो गुस्सा होते हैं। आपने बात मान ली, खत्म हो गई बात। ये हो गया कि अब आज से ये जो मान लीजिए 10 लाख गुस्सा शांत हो जाएगा। हाँ, गुस्सा थोड़ा सा वो हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं था, सरकार के इशू के खिलाफ था। बोलिए अब आप। ये पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ था, आइडियोलॉजी के खिलाफ था। अब मैं नहीं मानता कि अब विजय जी को कहाँ से रिसर्च आया कि वो पता लगा लिए कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर भी बच्चे वहाँ पर थे। मैंने देखा नहीं है और मैंने ऐसा पढ़ा भी नहीं है। दूसरी बात, किसके आधार पर आप आंदोलन का आप मूल्यांकन करते हैं? आप मूल्यांकन करते हैं कि उनका स्लोगन्स कौन है। दूसरा आधार हमारा होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन लोग हैं।
तीसरा आधार होता है कि उनको बैक सपोर्ट देने वाले कौन हैं। चौथा आधार है कि उनका आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस कहाँ कहाँ से है आपको। ये 4 पैरामीटर्स हमको मिलते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन किसके खिलाफ था और क्यों था। यदि आप उनके नारे को देखें तो आपको बहुत साफ साफ लगेगा कि वो एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी राइट विंग, जिसमें आरएसएस को भी गालियां थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली नहीं थी। और दीपिके ने जो मंच से भाषण दिया था उसमें उसने खुले तौर पर आरएसएस को कोसा था। इसलिए ये किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, जिसे मैं स्लोगन्स की मैं बात कर रहा था। दूसरा, उस आंदोलन को सपोर्ट देने वाले कौन कौन थे। जो किसान आंदोलन के साथ खड़े थे उस समय, जो शाहीन बाग के साथ खड़े थे उस समय, वे सारे लोग इस आंदोलन के साथ भी खड़े थे। स्टूडेंट यूनियन में देखें तो आयशा, बामसा, अम्बेडकराइट्स, समाजवादी पार्टी के गुंडे, मैं फिर कहूंगा तो इस पर एतराज होगा, समाजवादी पार्टी ने 500 का जत्था उत्तर प्रदेश से बुलवाया था इस आंदोलन में शरीक होने के लिए। ऐसी खबर भी छपी है, अखबारों में छपी है पूरी तरीके से। तो कौन सपोर्ट दे रहा था? अब इसको हम फिर कहें कि वो आइडियोलॉजिकली लेफ्ट, वो आइडियोलॉजिकली नहीं था, तो फिर तो कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है ना। हम एक तरफा बोल देंगे ना कि ये आंदोलन नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन इसके कहने के पीछे एक तर्क भी तो हमारे पास होना चाहिए, फैक्ट भी तो हमारे पास होना चाहिए। अरुंधति राय राष्ट्र विरोधी नहीं है तो और क्या है भाई? जो कहता हो कि कश्मीर का सेसेशन हो जाना चाहिए, उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इस देश के सभी जो सब नेशनलिटीज हैं उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और उसको पुरस्कृत करके ऐसा यहां पर बनाया जा रहा है जैसे वो पता नहीं वो एंटी नेशनल नहीं है। तो क्या भाई वो एंटी नेशनल है? यदि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संगीत रागी एक बात बोल दे टिप्पणी तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। आप इन दोनों की बहस पर आपको क्या कहना है? एक लाइन जोड़ दूं केवल। एक तो ये कि वैसे मैं बहुत सारे परिचित लोगों को जानता हूं जो राइट विंग के हैं, उनके बच्चे लोग वहाँ थे, लेकिन वो तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उसको तो आप सबूत नहीं मान सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक एमपी है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनकी बिटिया ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने खुशी जताई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर और कहा कि भाई ये सरकार हार गई। फिर उसके बाद नाम ले सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं हमेशा नाम से बचता हूँ, नाम को इंपॉर्टेंट नहीं होता, इशू की बात है। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सांसद को कहा गया कि अपनी बेटी को कहें कि वो ट्वीट डिलीट करे। ठीक है, सांसद ने बेटी को कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये उसमें ट्वीट में कहा है, बेटी ने उस राय को, सांसद की राय को रीपोस्ट दोबारा से पोस्ट किया कि मेरी मदर को कहा गया है कि हाँ, और मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ। ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल इंडिविजुअल केसेस है। एक लाइन जरूर बोलूंगा। नहीं तो इंडिविजुअल बता, ऐसे 100 परिवार बता रहा हूं। एक इंडिविजुअल को लेकर के अपवाद को नियम के रूप में परोसना, ये भी नहीं। एक बात और मैं भी कह दूं इसमें, क्योंकि मेरी भी लगातार बात हो रही थी, तो मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो मोदी सपोर्टर्स जिनको आप कह सकते हैं, लेकिन इस इशू पर अपने बच्चों के दबाव में उनको भी लगा कि नहीं इस्तीफा तो होना चाहिए। ये एक फीलिंग तो बन रही थी। अरे सरकार को ना लग रहा तो सरकार क्यों बातें मानती? अरे हमारे 2 लोगों की बातें मान लेते पहले से। लेकिन इसलिए मैंने कहा आपको अंतर करना पड़ेगा। इशू तो ठीक है, इशू ऐसा था जो सबको छूता था, लेकिन जिनका मूवमेंट था वो भी क्या एक आइडियोलॉजी के थे। ये बड़ा अच्छा आपने कहा, और प्रोफेसर साहब ने एक बात कही तो नहीं तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि दोनों विद्वजन बोल चुके हैं, कुछ बचा नहीं। 2 लोग बोलिए सर, समय हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, मैं सिर्फ 3-4 लाइनें बोल देता हूं। एक तो ये कि दोनों लोग ठीक कह रहे हैं, ये आंदोलन पूरी तरह से इस देश की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ था, इसीलिए 20 दिन तक वहां 400 लोग इकट्ठा थे। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हुई, जो लोग, जैसे हम भी यहां से ये कह रहे थे, साथ में लगभग सब लोगों की यही राय थी कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना चाहिए, वो लगा कि वो नहीं हुआ। जो भाजपा का समर्थक वर्ग था वो सबसे ज्यादा कह रहा था कि भाई ये होना चाहिए। इशू के आधार पर वो मिले, और उसका एक उदाहरण मैं कल दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में था, मैंने जब ये बात वहां बताई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। वो सब के सब लोग मूल रूप से उसी विचार के थे। तो ये 2 लेयर का आंदोलन था, इसीलिए दोनों लोग लड़ रहे हैं। एक लेयर थी जो 20 दिन तक चला, जिसमें 400 से 500 लोग से ज्यादा हुए नहीं, जिसमें
इसकी जो लीडरशिप है वो एंटी ये वाली जो आइडियोलॉजी है जिसको आप जिस नाम से बुलाना चाहें, राइट विंग ठीक उसके है, खिलाफ। राइट विंग समझ में आता है, उसके खिलाफ वो एंटी राइट तो विंग मैं इसीलिए करो ये स्पष्ट करना। और जहां तक रही बात की भाजपा के लोगों के बच्चे, तो मैं तो बार बार कहता हूं इधर वाले तो कट्टर होते नहीं, वो तो लिबरल वाले कट्टर होते हैं। इधर वाले बड़े उदार होते हैं, विषय के आधार पर मोदी का समीर जी एक बात आपकी विषय भी के आ आधार जाए पर इस पर। समर्थन करते हैं। नहीं, मुझे लगता है इश्यू तो महत्वपूर्ण था, इसमें कोई दो राय, लेकिन ये बात भी सही है कि जो लोग आंदोलनकारी थे, जिन लोगों ने इसको पूरा मूवमेंट को बनाया, वो एंटी मोदी थे और एंटी राइट विंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से वहां नारे लगे, जिस तरीके से स्लोगन चले, जिस तरीके से वहां बैठ के संगोष्ठी आयोजित की जाती थी कि भविष्य में क्या करना है सरकार के खिलाफ और कैसे मूवमेंट बनाना है, कि लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, तो मुद्दा उनको अच्छा मिल गया था, मुद्दा ऐसा सबसे जुड़ा हुआ था, उसका उनको फायदा मिल गया।